हेलो दोस्तों, वेलकम। जैसा कि ये डेली 5 क्वेश्चन सीरीज का 7th सेशन है। आज के जो ये क्वेश्चन है वो मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से है। जैसा कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराए जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम उसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन और क्विज़ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मूव करते हैं आज के सेशन पे। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले एक बार। 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के बाद का अवनमन कोण। देखिए, ये अवनमन कोण क्या होता है ये पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या होता है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये दोनों एंगल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं कर सकते। देखिए, ये उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि ये कोई एक व्यक्ति है और ये यहाँ से इसके हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। एक सब एक क्षैतिज रेखा। 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक ऊपर और एक ये नीचे। ऊपर है पॉइंट ए और नीचे है पॉइंट बी। और मान के चलो आँख ये पॉइंट सी पर है। जब इसको देखना होगा, इस पॉइंट ए को देखना होगा, फिर कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ देखेंगे। ठीक, जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और जो एंगल बनेगा, ये जो ये एंगल बनेगा इसको मान के चलते ये थीटा बनेगा। ठीक, और जब ये व्यक्ति इस पॉइंट को देखेगा तो फिर आँख को थोड़ा नीचे को झुकाना पड़ेगा, तो तब जाके इसको देख सकता है। फिर ये मान के चलो ये एंगल बनता है फाई। ठीक, जो ये थीटा एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ये होता है अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें। जब आंख उठाकर देखेंगे किसी भी चीज़ को, जो एंगल बन रहा होगा आंख पे और हॉरिजेंटल लाइन के बीच, वो एंगल होगा उन्नयन कोण। और जब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आंख झुकाकर देखना हो, जो एंगल बनेगा उस केस में हॉरिजेंटल लाइन से, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। यदि हम हॉरिजेंटल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लें, ठीक, तो फिर ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब ये भी क्या हो गया, एक उन्नयन कोण हो गया। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। यदि ये वाला एंगल फाई है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, फाई। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। ठीक? यदि आंख झुकाकर देखोगे तो अवनमन कोण, आंख उठाकर देखोगे फिर उन्नयन कोण। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरीके से,
मान के चलो ये एंगल 30 है, तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए? एंगल 60। और ये है 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 30 है, तो इसके सामने वाला क्या रहता है? ये परपेंडिकुलर। तो इसके लिए 1 क्या हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1। ये रेशो के फॉर्म में देखें, ये एक तरीका का रेशो ही तो है, 1:2। मतलब किसका रेशो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशो है। एक लंब और कर्ण का रेशो है। लंब और, तो कर्ण भी बोल सकते हैं, के से। ये क्या होता है वैसे? कर्ण। तो फिर कर्ण कितना इसमें? 2। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? यदि टेन को देखें, ये क्या रहता है? लंब बटे आधार। तो आधार कितना आएगा इसमें? √3। यहाँ से भी करके देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो एक केस इसको ध्यान रखना है। सेकंड, यदि ये एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होना चाहिए। और ये 90 डिग्री। 45 कब बनता है? जब एंगल ये दोनों, हमें त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो फिर ये वाले एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये 45, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इनका रेशो क्या होना चाहिए? 1:1। तो ये कितना होगा? √2। या फिर साइन 45 1/√2। 1/√2। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है? अनोमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से। ये 18 मीटर कोई मकान ऊंचा है। ये 18 मीटर का कोई मकान ऊंचा, और इसकी छत से, इसका छत यहाँ होगा, ये बेस होगा छत का। छत से किसी मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये मीनार है, और इसके पाद का, पाद मान के चलो ये है, मतलब इसका बेस। अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनता था? जब आंख झुकाकर देखते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ से आंख झुकाकर देखेगा, तो कुछ ऐसे देखेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनता है, वो होता है अवनमन कोण। ये कितना दे रहेगा? 30 डिग्री। जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये शिखर है मीनार का, इसका जो उन्नयन कोण, जो आंख उठाकर देखेगा, जब इस पॉइंट को देखने के लिए व्यक्ति को यहाँ से आंख उठाकर देखना पड़ेगा, आंख उठाकर देखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 60 डिग्री। ये 30 है, ये 60 है, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये 90 डिग्री। जब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक। जब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। और मीनार की जो हाइट है, वो हमें पता है, ये h होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाली जो छत है, ठीक, जो मकान की जो हाइट है, वो 18 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 18 मीटर। अब देखिए, यदि याद भी नहीं है तो हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है? 1/2। मतलब यदि ये क्या हो गया? ये एंगल थीटा, इसके लिए ये लंब हो गया, तो ये कितना आ गया? इसके लिए 1। और ये कितना होगा? 2। 1 को किसके इक्वल दे रखा? 18 के। 1 को कह रहे इसमें रेशियो के फॉर्म में 1 है, तो रियल में कितना? 18। तो ये 2 किसके बराबर होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए 36 के बराबर। मतलब ये वाली हाइट कितनी होनी चाहिए? 36। मतलब ये वाली हाइट 36, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें पता है ये 36 है, और ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। फिर से यही साइन वाला रेशो के फॉर्म में लिख लो,
साइन 30 1/2, मतलब ये कितना हो गया अब 1। ये इसके लिए क्या हो गया, लंब या फिर परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो गया, कर्ड या फिर हाइपोटेनियस। तो ये कितना होगा फिर, 2 लंब बटे कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। ये एल होगा तो फिर ये क्या होगा के, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 2, और यदि ये 1 होगा इधर वाला, मतलब इसमें ये कितना आ रहा, 1, 1 इक्वल टू 36, 1 इक्वल टू ये 30 डिग्री है, ये कितना आ रहा है 36, ये होगा 1, ये होगा 2, तो फिर हमने निकालना ये है, तो 2 इक्वल टू कितना होगा 36 इंटू 72, तो आंसर आ गया 72 मीटर। बहुत ही आसान रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, यदि हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। देखिए अब इस टाइप के जो ये एक्सप्रेशन रहते हैं, इसको यदि हम ऐसे सॉल्व करने लग जाए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे ये क्वेश्चन दिए रहते हैं, कुछ बीज गणितीय फॉर्मूले, एलिजेब्रिक फॉर्मूले। तो उसके बात करते हैं सबसे पहले, ए प्लस माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ये सभी को याद रहता है वैसे। जब ये प्लस है तो यहाँ प्लस, जब माइनस है तो वे भी माइनस में आएगा। ये प्लस माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी सभी को याद होता है, जब ये प्लस सब जगह प्लस आता है, जब माइनस तो सब जगह माइनस आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी याद रहता सभी को, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले में। ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब याद होना बहुत जरूरी, जब यहाँ प्लस है तो ये वाला टर्म प्लस में आएगा, यदि यहाँ माइनस ये माइनस में आएगा। एक बात ध्यान रखने वाली सिर्फ ये है, ए स्क्वायर भी प्लस में आता है हर समय, और बी स्क्वायर भी। माइनस में जब यहाँ प्लस आएगा उस समय ये माइनस, जब ये माइनस में होगा फिर ये प्लस। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी ए प्लस है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर जब यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और ए स्क्वायर जब यहाँ माइनस आया फिर ये प्लस में हो जाएगा ये भी, और ये तो प्लस में ही आना बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यदि ये वाला टर्म एक जीरो हो जाए, ये प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ये पूरा वाला इधर वाला टर्म ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब इसको इधर के साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3abc। दी हमें ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 3abc। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि ये पूछ लिया ए प्लस बी की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे ये आते बहुत कम में, निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज यूज ना करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है जो भी हमारे पास इस टाइप के जो एक्सप्रेशन रहते हैं जिसकी पावर n होती है, उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन n c0 x की पावर n और a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर प्लस nc2 x की पावर n-2
ए की पावर 2। तो इसी तरीके से ये चलता जाता है। लास्ट में ये एन सी 0 से लेकर एन तक हो जाता है। ठीक, यहाँ एक्स की पावर 0 हो जाती है और ए की पावर यहाँ एन हो जाती है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम जब हम रिमाइंडर फाइंड करना सीखेंगे, इसमें इसकी भी बात करेंगे अच्छे से। और यहाँ डायरेक्ट जो ये कोफिशिएंट आते हैं, ये कोफिशिएंट आते हैं, ठीक, ये कोफिशिएंट आते हैं एन सी एन, इनको हम डायरेक्ट कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 1। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, यदि ये ध्यान भी ना हो तो। ये 1 लिखा, 1 1 इधर लिख दीजिए, 1 1 2, और एक 1 इधर लिख दीजिए। और इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 3, और 2 और 1 3, और 1 1, 3 और 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 1। मतलब इस तरीके से आगे तक कहीं तक भी, जैसे ये है। ठीक, देखिए कितने टर्म होंगे, यदि पावर किसी की पावर एक्स प्लस ये है, इसकी पावर यदि एन है, तो इसमें टोटल कितने पद आएंगे, कितने, एन से 0 से स्टार्ट हुए और एन तक, मतलब कितने टर्म आ गए इसमें, एन प्लस 1 पद आ गए। ठीक है, मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा, फिर इसमें 3 आ रहे हैं, मतलब ए प्लस बी। यदि हम इसको ए लिखे, ए प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसमें पावर कितनी, 2, तो इसमें कितने पद आएंगे, टोटल 3। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए प्लस बी क्यू का, यहाँ से बना सकते हैं ए प्लस बी की पावर 4 का, ए प्लस बी की पावर 5 का। देखिए ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये है ए की ए स्क्वायर, और यहाँ बी की पावर 0 होती है। ठीक, जब यहाँ देखेंगे ए की पावर 1 कम करनी है ये, और बी की पावर 1 बढ़ा देनी है, तो फिर बी आ जाएगा। यहाँ ए बी की पावर 0 होगी, और यहाँ बी की पावर ए की पावर कम करेंगे तो एक पावर 0 बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस करके ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे। और ए प्लस बी क्यू, यहाँ ए क्यू, ए की पावर कम करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी की पावर 1 बढ़ जाएगी, यहाँ 0 होगी बी की पावर बी। इसी तरीके से ये 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, एक कोफिशिएंट होते हैं इसके। ठीक, इसी तरीके से ए की पावर 4 ए क्यू और बी, ये प्लस करके, और 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4। इसी तरीके से ये भी, मतलब सारे इसी तरीके से, ए की पावर 5, ए की पावर 4 बी, ए की पावर 3 बी स्क्वायर, और ए की पावर 2 बी क्यू, और ए की पावर 1, और बी की पावर 4, और बी की पावर 5। ये प्लस करके इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका बताया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये तीनों नंबर सेम है, इसको हम ए क्यू बोल सकते हैं। इसमें ये तीनों नंबर सेम है, इसको हम बी क्यू बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर दिया हुआ है 0.051, नीचे है 0. हमको एक ही उसमें कन्वर्ट करना सबसे पहले, या तो 0.051 में लिख लीजिए इसको भी, नीचे वाले को इस टर्म में, या फिर ऊपर वाले को इस टर्म में। ऊपर वालों को लिख रहा हूँ मैं इसके फॉर्म में, तो फिर मुझे यहाँ से मैं पॉइंट हटा के यहाँ लगा रहा हूँ, फिर बट्टे में क्या आएगा, एक 10 आ जाएगा। मैं पॉइंट यहाँ हटाऊँ, जब पॉइंट यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक, तो फिर यहाँ एक 10 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ हटाया, ठीक, यहाँ लेके आ गया 10। इसी तरीके से यहाँ भी 10 10 और 10 आ जाएगा। पॉइंट ये इधर लग जाएंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएंगे। अब ये कॉमन ला सकते हैं हम इसको, ये तो कॉमन आ जाएगा, 1 ओपन करके एन क्यू, और ये ऊपर आ गया हमारे पास ए क्यू। ये किसको माना मैंने, 0.51 को, बी किसको माना, 0.41 को। ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे आ गया ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। और हमें पता है कि अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है किसी चीज़ का, जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोलते हैं तो ए क्यू, ये खुलेगा कुछ इस तरीके से आगे करके, ए प्लस, जब यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये देखते ही पता लग जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये देखते ही, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है। और डायरेक्ट क्या करना होता है, 0.51, ठीक, ओपन में ये 10 क्यू तो आना ही है, दोनों को जोड़ देना है 0.4 को, जब दोनों को ऐड करेंगे और 10 क्यू, तो ये कितना आ जाएगा 0.92। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0092, ये होगा आंसर। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो ये फिर देखते ही सॉल्व हो जाता है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, देखिए, चलो यदि हम ऐसे ही देखें, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, 10 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ये 12 संतरे दिए हुए हैं, उनका क्रय मूल्य मुझे 10 संतरे बेचने पर आ जाता है। मान के चलो एक संतरा 1 रुपये में बेचा, तो 10 संतरे बेचने पर उसको कितने मिले होंगे, 10 रुपये। ये किसके बराबर आ गया, ये मेरे पास क्रय मूल्य निकल गया पूरे 12 संतरों का, ये आ गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस। अब मतलब उसने 10 रुपये में ये 12 संतरे खरीदे होंगे, 10 रुपये में खरीदे 12 संतरे। अब यदि वो 12 संतरे बेच देता पूरे, 1 रुपये में कितना बेच रहा है, एक, 1 रुपये में कितना बचा, एक संतरा, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस ले लिया, मान के चलो 1 रुपये में एक संतरा बेचा, ठीक, तो टोटल 12 कितने में बेचेगा, तो 12 कितने में बेचेगा, 12 रुपये में। बेचे कितने, खरीदे कितने थे 12, 10 में, और बेचे कितने थे 12, 12 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का। खरीदे कितने थे, 2 में, 2/10 आ गया 20%। इतने का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलो ये तो अभी इस तरीके से हो जाएगा यदि ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा यही घुमा के दे देते, 12 संतरों का, ठीक, जो 12 का सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य, 12 का जितना विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, ठीक, 10 संतरों के, 10 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, इसको लिख रहा हूँ मैं सीपी से, इसको लिख रहा हूँ एसपी से, विक्रय मूल्य को। 12, तो इस केस में कैसे होगा फिर ये, तो ऐसे इस तरीके के नियम, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो फिर इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसके लिए जिसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान मेथड, तो उससे उसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, और गलती होने के चांस बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से करोगे फिर जीरो, गलती हो सकती है, ठीक, तो फिर गलती हो सकती है। सभी लोग इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तरीका बहुत ही आसान, इसको हम रेशो से करेंगे। देखिए डायरेक्ट लिख लेना जो पूछा है, 12 संतरों का सीपी 12 सीपी, ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा, 10 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब 10 एसपी। यदि वे एसपी बाई सीपी का रेशो निकालें तो ये आ जाएगा 12/10, 12/10, मतलब यदि खरीदे कितने 10 में, तो बेचे कितने होंगे 12 में, रेशो में आ गया। प्रॉफिट कितने का हो रखा है उसमें, 2 पे, 2 का प्रॉफिट हुआ। और लाभ प्रतिशत हम देखते किस में, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है लाभ प्रतिशत, इसको हमेशा किस पे काउंट करते, जितना प्रॉफिट होता है, और काउंट करते इसको फर्स्ट प्राइस पे जो क्रय मूल्य होता है, और इंटू 100% का साइन, परसेंट में कन्वर्ट करने आ ही जाता है। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट, और कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, 10 पे, इंटू 100% का साइन 20, एंड आंसर। ये ऐसे भी नहीं आ रहा तो फिर माइनस कर दीजिए इसको।
यदि 1 माइनस करेंगे इधर, 1 माइनस इधर करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी, 1 दोनों साइड माइनस किया, और ये 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, और यही तो क्या होता है, जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही प्रॉफिट होता है। और ये सी पी, ये 2/10, यहाँ से भी आ रहा है, जैसे भी करना है 10% आंसर आ जाएगा। ये है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। हमें पता है जो पहले साल का जो मिश्र धन होता है, जो कंपाउंड अमाउंट रहता है, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो ये बात सभी को पता होगी, इससे पहले वाले सेशन में इसके बारे में बात भी की थी। चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब 2 वर्ष के अंत में इतने हो जाते, कोई उसने पी पैसे जमा किए, पी रुपए जमा किए, तो 2 ईयर का टाइम हो गया, और ये पैसे टोटल बनकर पी प्लस जो भी 2 साल का जो इंटरेस्ट आया होगा, 2 साल में जितना इंटरेस्ट आया होगा, फिर ये बन के कितने हो गए, 1452 रुपये हो गए 2 साल में। और जब इसको हम 2 साल में, और यही पैसा जब कितने साल के लिए जाता है, ठीक, 3 वर्ष के लिए, ये 3 ईयर का टाइम होता है, तो ये टोटल मान के चलो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, मिल रहा है आई, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मान के चलो आई इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल में कितने मिलेगा 2i, और इसमें जो भी पैसा जमा किया होगा, ठीक, टोटल, ये मतलब हर साल के लिए इंटरेस्ट अलग अलग लगता है, पहले साल के लिए i1, तो सेकेंड साल के लिए i2, जाके ये इतना बनेगा, पहले साल के लिए इसमें इंटरेस्ट i1 प्लस सेकेंड साल के लिए i2, थर्ड साल के लिए i3, तब जाके ये कितना बना होगा, 1597.20 रुपये। देखिए 2 साल में इतने हो जाते और तीसरे साल में इतने हो जाते, जो ये वाले जो पैसे है, ये तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये तीसरे साल के लिए क्या हो गया, 452, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया P3, मतलब तीसरे साल के लिए क्या हो गया, ये मूलधन बन जाएगा, तो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। और ये वाले पैसे कितने हो गए, 1 साल में हो रहे, अब 2 साल में इतने हुए थे, और 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद, मतलब 3 साल में यदि यहाँ से देखें तो ये कितने हो जा रहे, 1597.20 रुपीज़, मतलब 1 साल में ये वाले पैसे इतने बन जाते हैं। अब 1 साल में इतने बन रहे तो मतलब किस रेट से बड़े होंगे, वही हमारी दर होगी। दर किस पे निकालते, प्रत्येक 100 पे। इसका सिंपल डिफरेंस देख लीजिए, 1597.20, इससे माइनस करेंगे 1452, ठीक, 1452.00, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5, ये आ गया 4, ये आ गया 1, मतलब 1 साल में इतना बढ़ा, 1 साल में ये वाले पैसे बढ़े 145, और बढ़े किस पे, इस पर बढ़े, जो ये प्रिंसिपल अमाउंट था तीसरे साल के लिए 52, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट का साइन, वैसे डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है। जब ये वाला पैसा इसका कितना प्रतिशत होगा, 10% होगा, यदि हम इसका 10% निकालें, 1452 का यदि हम 10% निकालें, 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 145.2, डायरेक्ट वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, यहाँ से भी करना तो कर सकते हैं, बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब ये है रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन, इसमें देखिए 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर पर हार 32 किलोमीटर पर हार की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रही है। देखिए इनके बीच एक रिलेटिव स्पीड है। जब दो जब दो वस्तुएं आपस में मोशन में होती है, तो एक की स्पीड दूसरे के सापेक्ष, एक की स्पीड दूसरे के सापेक्ष जो होती है उसको बोलते हैं सापेक्षिक गति या फिर रिलेटिव स्पीड, या फिर रिलेटिव स्पीड। जब दो चीज़ें मोशन में होती है तो फिर उसको बोल देते हैं रिलेटिव स्पीड। एब्सोल्यूट कब होगी, जब किसी भी चीज़ को रेफरेंस से मान के
जो यदि हम वहाँ से स्पीड या कुछ भी चीज़ काउंट करें तो फिर एब्सोल्यूट हो जाती है। यहाँ ये दोनों कारें किस में हैं? दोनों ट्रेनें मोशन में हैं, तो एक की स्पीड दूसरे के सापेक्ष क्या होगी? यही सापेक्षिक गति है, यही रिलेटिव स्पीड है। सबसे पहले सापेक्षिक गति पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होती है सापेक्षिक गति? रिलेटिव स्पीड। देखिए, जैसा कि इन आदमियों की बात कर लेते हैं। ये आदमी अभी कैसा है? खड़ा है। ये अभी रेस्ट पे है और ये वाला आदमी अभी मूव कर रहा है इधर को। डिस्टेंस डी पर है और एक स्थिति ये होगी, सेकंड स्थिति। ये आदमी अभी मूव कर रहा है इधर को और ये आदमी अभी मूव कर रहा है इधर को। डिस्टेंस दोनों के बीच डी है, सेम। स्पीड इसकी मैं मान के चलता हूँ, अभी S1 है और S1 अभी 0 है, मतलब ये रुका हुआ है। इसकी स्पीड S2 है, ठीक। और इसकी S1 है, इसकी S2 है। अभी ये दोनों मोशन में है और एक स्थिति मान के चलता हूँ ये है। ये बंदा इधर को जा रहा है S1 गति से और दूसरा बंदा जा रहा है इधर को ही S2 गति से। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी स्टार्टिंग में कितनी है? डी है, ठीक। और मान के चलो S2 ग्रेटर देन है S1। देखिए, अब जब ये आदमी अभी रुका हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक। मतलब ये कितने समय बाद दोनों व्यक्ति मिलेंगे, और इस केस में कितने समय बाद दोनों व्यक्ति मिलेंगे, और इस केस में कितने समय बाद दोनों व्यक्ति मिलेंगे। एक सिंपल सा पता लग रहा है, जब एक व्यक्ति इधर को जाएगा एक इधर को आएगा तो फिर वो सबसे कम टाइम में मिलेंगे। T1 टाइम में, मान के चलो T1 टाइम में मिले ये दोनों। जब ये व्यक्ति रुका हुआ है ये आएगा इधर, ये अपने जगह से हिला नहीं, बोल रहा कि मैं तो अपनी जगह से कहीं जाऊंगा नहीं भाई, तुमने आना तो मेरे पास आइए, ठीक। तो इसने बोला चल ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो इसको टाइम लगा T2। और यदि क्या होता, ये व्यक्ति इधर चले जाता और ये भी, मतलब दोनों आधे रास्ते तक एक आता, आधे रास्ते तक दोनों आ जाते, ठीक है। मतलब कुछ ये भी चलता इधर को, कुछ ये भी चलता, और इस केस में जो टाइम लग जाता दोनों को वो बहुत कम लगता मिलने के लिए। और इस व्यक्ति ने, इसके ये तीसरा केस हो गया, इसने बोला कि भाई मुझे मिल लीजिए। इसने बोला ठीक है मिल लूँगा बट मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूँगा। और अपने डायरेक्शन में चलता गया, सेम सेम डायरेक्शन में चल रहे दोनों। इधर को चल रहा और ये पीछे से आ रहा है। बात यह कि इसकी स्पीड ज़्यादा जो पीछे वाला व्यक्ति है, इसका मतलब पहले वाले को पकड़ तो लेगा, पर पकड़ेगा कब? T3 टाइम में। टाइम देखिए अभी इस केस में देखें तो टाइम सबसे कम कौन सा टाइम लग रहा होगा, जब दोनों एक दूसरे के साइड, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसमें ये सबसे कम टाइम होगा, ये T1 सबसे कम। फिर T2, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला वो है T3, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे दोनों। तो ये स्पीड क्यों हो रहा है? ये रिलेटिव स्पीड की वजह से ये टाइम में डिफरेंस आ रहा है, जबकि दूरी तो दोनों के बीच की समान ही है, स्टार्टिंग दूरी समान ही थी। तो ये रिलेटिव स्पीड की वजह से आ रहा है। डिस्टेंस हमें पता है टाइम इंटू स्पीड, और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड हो जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्या हुआ, यदि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और यदि स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। देखिए यहाँ टाइम सबसे कम लग रहा है, इसका मतलब यहाँ स्पीड क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। रिलेटिव स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा कब हो सकती है? इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, एस आर्क से लिख रहा हूँ, ज़्यादा बनानी है, मैक्सिमम कब बन सकती है? जब दोनों को ऐड करेंगे S1 प्लस S2, तब ये मैक्सिमम बनेगी। इस केस में जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। S1 प्लस रिलेटिव जो स्पीड होगी SR1 सबसे ज़्यादा होगी, SR2 और SR3। रिलेटिव स्पीड इसमें सबसे कम होगी। SR1 कितनी होगी? SR1 दोनों ऐड हो जाएगी जब वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और इसमें क्या होगी? स्पीड सिर्फ
एस आर क्या होगी, पहले की तो जीरो है, ना इधर गया ना उधर, इसकी स्पीड कितनी होगी, एस टू। रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस समय, एस टू, जो सिर्फ इसकी स्पीड है। और इस केस में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड है मतलब सापेक्षिक गति, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस केस में सबसे कम आनी चाहिए स्पीड, सबसे कम कब आएगी, तो हम ज़्यादा में से एस टू में से माइनस कर देंगे एस वन को, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी सबसे कम। तो ये थी सापेक्षिक गति। ध्यान रखने वाला पॉइंट इसमें क्या है, ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि यदि स्पीड विपरीत दिशा में हो, दो वस्तुओं की स्पीड यदि विपरीत दिशा में हो, तो उनकी जो सापेक्षिक गति होगी, सापेक्षिक चाल होगी, वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। मान के चलो ये एस वन थी और ये एस टू है, तो इन दोनों केस के लिए एस वन प्लस एस टू आएगी रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति। और यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक एस वन दूसरा एस टू, इस केस में, या फिर एक इस डायरेक्शन में एस वन और एस टू, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, जो छोटी स्पीड होगी उसको माइनस कर देंगे। तो ये था, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये रिलेटिव स्पीड होती क्या है। अब एक बात ये है, जैसे ये दोनों मान के चलो ट्रेनों के केस में, ये वाला पॉइंट इसका ए मान के चलो, इसका ये वाला पॉइंट बी है, और ट्रेन इधर को जा रही है और ये ट्रेन इधर को आ रही है। जब एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर लेंगी, जब एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर लेंगे, इसकी ए वन मान के इसकी लंबाई है ए टू मान के चलो, जब एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर लेंगे ये दोनों ट्रेनें, तो फिर उन्हें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, स्पीड तो हमें पता है। मान के चलो इसकी एस ए और एस बी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, एस ए प्लस एस बी। जो टोटल रिलेटिव स्पीड आएगी वो एस ए प्लस एस बी, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। पर टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में, कितनी चलनी पड़ेगी, देखिए जब एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे तो इन्हें मतलब कुछ इस तरीके से आना पड़ेगा, इस तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचना चाहिए पहली कार का, जो पहली ट्रेन का, और इसका जो बी पॉइंट है यहाँ पहुँचना चाहिए। मतलब कितनी दूरी होगी, अब ये वाले पॉइंट पहले यहाँ थे दोनों एक जगह मिले, अब कितने दूर चलेगी, ये कुछ इस तरीके से है, जैसे ये दो आदमी खड़े हैं, दो आदमी खड़े हैं एक जगह पर, एक जा रहा है इधर को, दूसरा जा रहा है इधर को, तो मतलब कितने समय बाद ये वाली दूरी तय करेंगे। इधर को ये वाला गया कितना, एल वन टाइम, ये गया कितना एल टू टाइम, टोटल दूरी ये कितने समय में पहुंचेंगे, एक यहाँ पहुंचा, एक यहाँ पहुंचा, मान के चलो ये टी टाइम में पहुंचे, एक फिक्स टाइम में, एक यहाँ पहुंचेगा दूसरा यहाँ। उस समय डिस्टेंस कितनी चली इन्होंने, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी एल वन प्लस एल टू, कितने टाइम में, टी टाइम में, और इसकी स्पीड एस वन, इसकी एस टू, तो ये टी टाइम में कितना स्पीड चलेगा, एस वन इंटू टी। ठीक है, यही दूरी होगी, ये किसके इक्वल होगा, कितनी ये दूरी चलेगा एल टू के, और कितनी, ये मान के चलो एस टू जो स्पीड थी ये टी टाइम में, एस टू इंटू टी, तो कितने टाइम में चला, एल वन में कितने, कितनी दूरी चली इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, एल वन, और टाइम सेम है तो इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये आ गया एस वन बाई एस टू, ठीक, एल टू बाई एल वन, ठीक है। तो फिर यहाँ देखना क्या है, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब टोटल दूरी कितनी चलेंगे वो, टाइम तो सेम है, सेम टाइम में टोटल दूरी कितनी चली जाएगी, ठीक। तो टोटल दूरी कितनी होगी इस केस में, डिस्टेंस जब एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर लेगी दोनों ट्रेनें, एल वन प्लस एल टू, ये होगी टोटल डिस्टेंस, ये भी कवर की जाएगी। देखिए फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं, 121 मीटर या 99 मीटर
लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर पर हार 32 किलोमीटर पर हार की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रही है। मिलने के क्षण से वे पूर्णतः एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी दोनों? ये है कुछ ट्रेनें, सेम वही केस जो अभी बताया था। एक ट्रेन इधर को जा रही, इसका पॉइंट ए मान लीजिए, इसका पॉइंट बी मान लीजिए। जब ये पूर्णतः पार कर लेगी तो ये इधर पहुंच जाएगा और बी वाला पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, और पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो दे रखी है 121 मीटर, दूसरे की दे रखी है 99 मीटर। मतलब इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी फिर? 121 प्लस 99, ये क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ये आ गया 220। ये आ गया 220 मीटर टोटल डिस्टेंस है। और स्पीड क्या है दोनों? एक इधर को आ रही है और दूसरी इधर को आ रही है। टोटल स्पीड क्या है? पहले की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर हार, दूसरे की स्पीड है 32 किलोमीटर पर हार। टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। जब ऐड होगी तो ये आ जाएगा कितना? 72 किलोमीटर पर हार। बट ये मीटर में दे रखा और आंसर हमने सेकंड में निकालना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 72 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये उम्मीद करता हूँ सभी को आ जाता होगा ये 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। ये 4 से आ गया 20 मीटर पर सेकंड की आ गई रिलेटिव स्पीड, एस आर। तो फिर हमने तो निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या हुई? जो भी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की, ठीक, टोटल दूरी जितनी भी आएगी और एस आर। फॉर्मूला सभी को पता है वैसे। 220 डिवाइड बाई 20 और आंसर आ जाएगा 11 सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके गाइस, तो फिर आज का ये सेशन नहीं था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।